यूपीएससी और यूपीपीएससी में आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस होते हैं। प्रीलिम्स में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मेंस आपका रिटन होता है जिसमें 7 पेपर होते हैं और उसके बाद में इंटरव्यू होता है। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई आपको। जो बच्चे आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं उन लोगों को इस स्टेज के थ्रू गुजरना ही होगा। तो अच्छी बात यह है कि आप 10वीं से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। 10वीं क्लास से ही आप जनरल नॉलेज में अखबार पढ़ना शुरू कर दें। जितने ही बच्चे प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं वो आज से ही अखबार पढ़ना शुरू कर दें, और जिनके घरों पे अखबार नहीं आता है वो इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, जागरण.com है, इस पर आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अखबार पढ़ सकते हैं। अखबार पढ़ने का एक बहुत अच्छा चीज़ ये होता है कि आपके अंदर जागरूकता आती है। बहुत सारी सरकारी योजनाएं होती हैं जो अखबार के माध्यम से आप जानते हैं, अभी मैं डिस्कस भी करूँगा। और जब आपके अंदर जागरूकता होती है तो आप उस सरकारी योजना का लाभ पा सकते हैं। ठीक है, तो आज के बाद कितने लोग अखबार पढ़ेंगे रोज? एक बार हाथ उठा दें बच्चे। मतलब अभी भी कुछ लोग हैं जो अखबार नहीं पढ़ेंगे। अब तो 100% होना चाहिए था ना कि कितने लोग अखबार पढ़ेंगे। जोरदार एक बार ऊंचा हाथ उठाएं। एग्जैक्टली 100% लोगों को अखबार पढ़ना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबको अखबार पढ़ना चाहिए ताकि हर इंसान एक जागरूक नागरिक बन सके। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा। यहाँ पे लक्ष्य के कितने जिलाध्यक्ष लोग बैठे हुए हैं? लक्ष्य के जिलाध्यक्ष कितने बैठे हुए? हाथ उठा दें। 12 जिलों के जिलाध्यक्ष आए हुए हैं आज यहाँ मैनपुरी में। तो हमने फर्रुखाबाद में एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। जैसे आपका संविधान आपको राइट टू एजुकेशन, आपको राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी देता है, वैसे लक्ष्य के माध्यम से आपको एक राइट टू करियर गाइडेंस देना चाहते हैं। ये आपका अधिकार है। कोई भी बच्चा इस मेंटरशिप मॉडल के थ्रू, हम फर्रुखाबाद में एक स्टेप हमने लिया है, हम शुरू कर रहे हैं। उसमें क्या होगा कि हम मेंटर्स बनाएंगे, गाइड बनाएंगे, और उनके अंतर्गत हर गाइड के अंतर्गत 10 बच्चे होंगे। तो इस मॉडल के अंतर्गत हर बच्चे के पास में एक राइट टू करियर गाइडेंस होगा। इस संस्था के माध्यम से, संगठन के माध्यम से हर बच्चा जो कि जानना चाहता है कि परीक्षा कैसे पास की जाए, कौन सी किताबें उसको चाहिए, और लाइब्रेरीज के माध्यम से किताबें उनको प्रोवाइड भी कराई जाएंगी। और समय समय पर अगर कोई योजना के बारे में उनको जानना है, लाभ लेना है, जैसे कि स्कॉलरशिप योजनाएं होती हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि स्कॉलरशिप उनकी रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, तो ऐसे में समाज कल्याण अधिकारी से बात कर ली जाएगी, उनकी स्कॉलरशिप क्यों रिजेक्ट हुई है, उनको स्कॉलरशिप दिला दी जाएगी। तो ऐसी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, उनकी खुद की जो उनके लाइफ के गोल हैं, लक्ष्य हैं, इसके बारे में उनको पूरी जानकारी दी जाएगी इन गाइड के माध्यम से, मेंटर्स के माध्यम से। तो मेंटरशिप प्रोग्राम अभी हम फर्रुखाबाद में लॉन्च कर रहे हैं, हमने शुरू किया है, जिसके तहत हर बच्चा, जो भी बच्चे रहेंगे समाज में, बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं हमारे समाज में, तो उन बच्चों को फ़ोन के माध्यम से हर महीने रिपोर्ट ली जाएगी कि आपको किन सब्जेक्ट्स में दिक्कत हो रही है, तो उन सब्जेक्ट्स में उनकी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो एटलीस्ट जितने भी जिलाध्यक्ष हमारे यहाँ पे हैं, आप फर्रुखाबाद जिलाध्यक्ष से बात कर लीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने जिलों में इस मेंटरशिप मॉडल को लागू करेंगे, और जितने भी समाज के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को एक राइट टू करियर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। हर बच्चे का हक होगा कि वो कोई भी सवाल, किसी भी समय उसके मन में जो भी सवाल आता है उसको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये आपका एक अधिकार हम निर्धारित कर देंगे। इतनी चीज क्लियर हुई आपको? तो ये हमारी एक पहल है। हम चाहते हैं, इस साल हमने फर्रुखाबाद में टारगेट सेट किया है कि 100 गाइड हम बनाएंगे, और कम से कम हर गाइड के पास 10 बच्चे होंगे। तो हम 1000 बच्चे इस करियर गाइडेंस के अम्ब्रेला के अंतर्गत लाएंगे। तो इससे क्या होगा, वो 1000 बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जो खुद चल के नहीं आ सकते, उनको फ़ोन के माध्यम से जो भी उनको गाइडेंस चाहिए, किताबें चाहिए, किसी एग्जाम के बारे में पूछना है कि डेट कब है एग्जाम की, या फिर ये एग्जाम में कैसे फॉर्म भरना है, हम पूरी तरह से उसकी मदद करेंगे। तो मैं चाहता हूं जब इतनी अच्छी सुविधा आपको मिलेगी, उन बच्चों को मिलेगी, तो निश्चित ही आपके लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें किसी भी कंपटीशन में जाने के लिए, और आपका केवल एक काम रह जाएगा, वो है पढ़ाई करना, मेहनत करना। इतनी चीज़ क्लियर हो गई सबको? तो जितने भी लक्ष्य के जिलाध्यक्ष आए हैं वो सभी अपने जिलों में इसको लागू करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, बाकी हमने एक्सरसाइज तो कर ली, आप सभी लोगों ने अपना गोल डिसाइड कर लिया है। तीसरी चीज़, मैं यहाँ पे जितने अभिभावक लोग बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा कि देखिए, आपकी जो पहचान है, आपने अपनी पहचान तो खुद बना ली है, लेकिन आने वाले समय में आपकी पहचान आपके बच्चों से होगी। ये बहुत गर्व का एक समय होगा आपके लिए, गर्व महसूस करने का, जब आपके बच्चों के नाम से आप जाने जाएंगे। यहाँ बहुत सारे पिता बैठे हैं, बहुत सारी माताएं बैठी हैं, तो सबसे ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करने वाला आपका पल वही होगा जिस दिन आपका बच्चा कोई कंपटीशन क्लियर करता है, आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है, या फिर कोई बच्चा कंपटीशन क्लियर करता है और आपको उसका
पूरा प्रोवाइड कराता है कि आपकी इंस्पिरेशन से वो बना है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं 8वीं से 12वीं के बीच में, वो अपने बच्चों का पूरी तरह से सपोर्ट करें और उनको शिक्षा प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये एक विनती है कि जब 8वीं से 12वीं हो, बहुत बार पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं कि नहीं इस शादी में जाना है, आपको यहाँ जाना है, ये काम करना है। नहीं, पढ़ाई के टाइम केवल पढ़ाई करनी है। और एक बच्चों एक समय निर्धारित कर लीजिए जिस समय पे आपको केवल पढ़ाई करनी है और कोई काम नहीं करना है। मोबाइल है तो उसको साइलेंट करके रख लीजिए, लेकिन उस समय मान लीजिए शाम को 6 से 9 तो केवल पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। और माता पिता जो यहाँ बैठे हैं उनका योगदान ये रहेगा कि वो 6 से 9 अपने बच्चों को कोई भी काम में ना लगाएं। उनकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो इस समय जो समय निर्धारित किया गया है अपने बच्चों को केवल पढ़ाई और पढ़ाई करना है। बहुत सारी चीज़ें मैं ग्रामीण क्षेत्रों से, क्योंकि अब तो मैं फील्ड में आ गया हूँ, फरुखाबाद में रहता हूँ, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कुछ जानकारी ही नहीं है। तो लक्ष्य के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लगभग अगर 800 लोग भी आए हैं तो मैनपुरी में 800 से ज़्यादा गाँव नहीं होंगे। तो हर गांव में जो भी आपके संबंधी हैं, आप शादी में जाते हैं तो लोगों को बोले कि लक्ष्य से जुड़ें, मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ें, ताकि उनका भी फायदा हो, वो शिक्षा की जो मुख्य धारा है उससे जुड़ें और विकास की मुख्य धारा में आ सकें। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप लोग जब आप घर पर जाएं तो बिल्कुल इस चीज़ को लोगों को बताएं कि आप मेंटरशिप मॉडल से जुड़ सकते हैं और जो भी गाइडेंस चाहिए आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अब चूंकि ऑलरेडी मैं फील्ड में हूँ, अब एसडीएम की पोस्ट पे आपके पास हर तरह के केसेस आते हैं। आपके पास पुलिस केसेस भी आएंगे, बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि थाने में पकड़ लिया है, बहुत सारे केसेस आते हैं मारपीट हो गई मेरे साथ में, बहुत सारे केसेस आते हैं कि मेरी ज़मीन किसी ने कब्जा कर ली। तो ये सब चीज़ें हमारी सोशल इश्यूज़ के अंदर आते हैं। इस चीज़ से शायद बच्चे ना समझ पाए, लेकिन जो बड़े यहाँ बैठे हुए हैं उनका कहीं ना कहीं पाला पड़ा होगा, कोई ना कोई ज़मीन का विवाद हुआ होगा, कोई ना कोई थाने का विवाद हुआ होगा, या तो उन्होंने सुना होगा आसपास में। तो ये सब जो समस्याएं आती हैं ये सोशल लेवल पे समस्याएं हैं। अब इसमें क्या है, पहली चीज़ तो है ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो ये है कि परिवार में ही 2 लोग लड़ गए। अब परिवार में दो लोग लड़ गए, एक ने इसको पीटा, इसने उसको मारा, तो फिर वो दोनों लोग एक पक्ष आ जाएगा रिपोर्ट लिखाने की, मेरी रिपोर्ट लिखा दीजिए। तो उसमें क्या होता है, जो परिवार में विवाद होते हैं वो ज़्यादातर ज़मीन पे ही होते हैं, प्रॉपर्टी पे होते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। पिछले महीने उत्तर प्रदेश शासन ने एक अधिसूचना जारी की है। पहले क्या होता था कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर जब भी करते थे तो आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती थी। अब मान लीजिए प्रॉपर्टी की कीमत, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 7% का स्टैंप रेट के हिसाब से 7 लाख रुपए देना है। अब मान लीजिए 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो 70,000 रुपये देना है। तो लोग नॉर्मली नहीं देते थे, बोलते थे जब जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी डेथ हो जाएगी तो विरासत में ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे विरासत के केसेस होते थे। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, बहुत सारे उनके बच्चे भी होंगे जो 40-45 एज के होंगे। तो जो नई अधिसूचना जारी हुई है उसमें ये है कि अगर आप ब्लड रिलेशन में अपने खूनी संबंधों में ज़मीन ट्रांसफर कराते हैं तो आपको स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी है। बहुत सारे लोग जितने भी विवाद होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग 60 क्रॉस करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनकी आने वाली जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ी है उनमें ज़मीन का विवाद ना हो, तो 60-65 की जब उम्र हो जाए उनकी, तो अपनी एक गिफ्ट डीड बना दीजिए और उसमें उनका कोई पैसा नहीं लगना है। 1000 से 5000 रुपए के बीच में जो फीस सरकार ने निर्धारित की है कि आप अपने बच्चों के नाम जमीन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं अगर हम ऐसा करने लगे, क्योंकि सरकार ने भी इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया है, तो हमको सीखना चाहिए कि क्योंकि ज़्यादातर विवाद ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन पे ही होते हैं, तो वो कम कैसे किए जाएं। वो ऐसे ही किए जा सकते हैं कि हम अपने रहते अपने बच्चों में जो भी ज़मीन रहती है उसको गिफ्ट डीड के माध्यम से उनको ट्रांसफ़र कर दें, ताकि आने वाले समय में हमारे ना रहने पे उनके बीच में विवाद ना हो। आप देखेंगे 90% ऑफ द केसेस ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन के ऊपर होते हैं। इसने मेरी ज़मीन ले ली, इसने मेरा घर बना लिया, इसने आबादी की ज़मीन ले ली। तो अगर आप पहले से चीज़ें निर्धारित कर लेंगे, प्लान कर लेंगे, तो ये सामाजिक समस्याएं जो आ रही हैं समाज में वो नहीं आएगी। और इन्हीं समस्याओं की वजह से, क्योंकि परिवार में ही आपस में अगर लड़ाई करेंगे तो हम संगठित नहीं हो पाएंगे। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ही आप संगठित हो सकते हैं, और इन समस्याओं से परिवार के अंदर की जो फूट है वो भी नहीं होगी। एक चीज़ क्लियर हो गई, ये सब चीज़ें वो अधिसूचना मेरे पास में है, इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, उसमें दिया गया है किन किन ब्लड रिलेशंस में ये अलाउड है और कितनी फीस लगेगी। 5000 से ज़्यादा फीस किसी में भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि एक रिलीजियस बड़ी समाज में एक प्रॉब्लम होती है कि लोग बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हो रखे हैं। तो धर्म के बारे में मैं एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों की हो सकती है, आप कोई किसी भगवान का पुजारी हो सकता है, कोई किसी भगवान का पुजारी हो सकता है, लेकिन जो धर्म चीज़ है ना वो बहुत इंडिविजुअल चीज़ है।
आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है, आपने देखा होगा, कांवड़ यात्रा का टाइम चल रहा है, लोग डीजे बजा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब दिखाने के लिए दूसरे लोगों को, ये सब दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कि हम कितने बड़े भक्त हैं, ठीक है। आप अपना पूरे रिसोर्सेज आप अपनी पूरी तैयारी करते हैं, 2 महीने पहले से कांवड़ बनाते हैं और ये सब चीजें करते हैं, वो किस लिए करते हैं ये बताइए। आप इसीलिए करते हैं कि समाज में आपको लोग जाने कि हाँ भैया ये कांवड़ लेके हरिद्वार गए थे, वहां से मैंने तो ऐसे वीडियोस देखे, लोग 150 लीटर अपने कंधों पे लेके 250 किलोमीटर अपने घर पे आ रहे हैं, ठीक है, वो केवल दिखाने के लिए। तो धर्म एक ऐसी चीज है जो आप अपने इंटरनली, आप अगर किसी को मानते हैं, किसी भगवान को मानते हैं, तो आप अपने अंदर मानिए, दिखाने की जरूरत नहीं है। आज जितने भी लोग 800 लोग 700 लोग जो यहाँ इकट्ठित हुए हैं, तो आज सावन का महीना चल रहा है, मैं कहना चाहता हूँ कि मैनपुरी में आप लोग एकत्रित हुए हैं, हरिद्वार जाने की बजाय आप मैनपुरी में आ गए हैं। यहाँ पे शिक्षा के रूप में आपने जो जल, प्रेरणा के रूप में जो आपने जल ग्रहण किया है, आपकी कांवड़ यात्रा आज ही संपन्न हो गई है। तो जितने लोग हरिद्वार नहीं जा सके, वो आज ये समझ लीजिए कि शिक्षा और प्रेरणा रूपी जो जल आपने आज यहाँ धारण किया है, आप मोटिवेट होके जा रहे हैं, आप सभी की कांवड़ यात्रा संपन्न हो गई है। और जितना भी लाभ उनको मिलेगा, उससे ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। और आपको लाभ इसलिए ज्यादा मिलेगा क्योंकि आप जो यहाँ सीख के जा रहे हैं वो अपने लिए ही नहीं, जो गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में और भी लोग मिलेंगे, आप उनका फायदा भी कराएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे जितने भी लक्ष्य के स्वयंसेवक हैं, कितने लोग हैं, हाथ उठा दीजिए। लक्ष्य से जुड़े लोग कितने पदाधिकारी हैं? लगभग यहाँ पे 100 लोग होंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आने वाला समय लक्ष्य का ही है। संगठन में आप सक्रिय रूप से जुड़े और शिक्षा के क्षेत्र में निस्वार्थ रूप से आप जो भी कार्य करना चाहें करें। और आने वाले समय में गांव-गांव जाकर लोगों को प्रोत्साहित करें, जितने भी बच्चे हो सकते हैं। मेरा एक गोल है कि समाज के जितने भी बच्चे हैं, हो सकता है 1 करोड़ बच्चे हो समाज में, सभी करियर गाइडेंस के माध्यम से सभी का जो राइट है, राइट टू करियर गाइडेंस, सभी बच्चों को मिले। अगर वो कुछ भी चीज जानना चाहते हैं, कोई भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, तो ये उनका अधिकार है जो उनको दिया जाए। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और किसी की कोई भी क्वेरी हो, वो पूछ सकता है किसी भी समय। आने वाले समय में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत अच्छा सिस्टम भी डेवलप कर लेंगे कि किसी की भी कोई भी क्वेरी हो, वो इंटरनेट के माध्यम से 24 घंटे में, 48 घंटे में उसको रिप्लाई भी मिल जाए। तो ये सिस्टम अभी क्योंकि शुरुआती स्टेज में हम डेवलप कर रहे हैं, एक ऐसी स्टेज आएगी जब हजारों की तादाद में बच्चे जुड़ेंगे, उनके अभिभावक जुड़ेंगे और उनको इससे फायदा भी होगा। मैं चाहता हूँ आज के तारीख में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में समाज के केवल इतने ही एसडीएम होंगे जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। आने वाले समय में प्रशासनिक सेवा में हो जाए, चाहे डॉक्टर हो जाए, चाहे इंजीनियर हो जाए, मैं चाहता हूं कि जिस भी गली से गुजरूं, जिस भी सड़क से गुजरूं, एटलीस्ट लोधी राजपूत समाज का एक बोर्ड मिले कि आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं और आप प्रशासनिक सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई भी समय किसी भी समय कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, बच्चों के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। बाकी लोग अगर कोई भी राय लेना चाहते हैं तो किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आखिरी में कहना चाहूंगा कि समाज में बड़ी अजीब चीज सी है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, समाज में अगर आप अपने बड़ों की इज्जत करेंगे, जब समाज के जो बुजुर्ग हैं, जो और भी लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, जब आप इज्जत करेंगे ना, तभी समाज के और भी लोग हैं वो उनकी इज्जत करेंगे। तो बहुत जरूरी होता है अपने बड़ों की इज्जत करें, उनको सम्मान दें, क्योंकि आपके सम्मान देने को ये पूरी दुनिया देखने पे चल रही है। हम लोग ना, जितने भी यहाँ पे मानव लोग हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, हम लोग इवॉल्व हुए हैं एप से। तो पहले जानवर थे, फिर मानव बने हैं। आपने देखा होगा बंदर के सामने कुछ भी करो वो इमिटेट करता है। तो पूरा समाज इसमें चल रहा है। अगर कोई दूसरा इंसान कुछ करता है तो हम भी उसको देख के वही काम करते हैं। हमने उठना बैठना बोलना कैसे सीखा? अपने माता पिता को देख के ही सीखा। तो बहुत जरूरी है कि समाज के जितने भी अधिकारी लोग हो और भी जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, हम उनका सम्मान करना सीखें। मतभेद हो सकते हैं बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे टॉपिक पे हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो मतभेद हम आपस में बात करके सुलह करके करा सकते हैं, लेकिन सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आज़ादी का अमृत महोत्सव एक प्रोग्राम चल रहा है। कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? हाथ उठा दें एक बार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, कोई एक बच्चा पीछे माइक ले ले प्लीज। आप प्लीज बताइए आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है? माइक कहाँ पे है? माइक कहाँ पे? आप ऊपर माइक करना, ऊपर पीछे पास कर दो।
आजादी का अमृत महोत्सव आप लोगों ने सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है, अच्छे से जानते हैं? कितने लोग बता पाएंगे अच्छे से? आप बता लेंगे अच्छे से? माइक पीछे पास ऑन कर दीजिए, पीछे पास ऑन कर दीजिए, वो सर बैठे हैं पीछे एकदम आखिरी में। अच्छा आप बताइए, बताइए। माइक ऑन कर लो बेटा। 75वीं वर्षगांठ चली है आजादी की। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हमारा जो देश है भारत, 1947 में आज़ादी मिली थी और आज 75 वर्ष हो गए हमारी आज़ादी को। तो जो साल 2022 है उसको हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसलिए मना रहे हैं, ये आज़ादी इसलिए बहुत सेलिब्रेट करने वाली एक त्यौहार की तरह मनानी चाहिए, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो ये अमेरिका में, इंग्लैंड में ये कहा गया कि ये देश सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये देश चल नहीं पाएगा, क्योंकि इस देश में इतने धर्म है, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं हैं, ये टूट जाएगा, बहुत सारे देश बन जाएंगे। लेकिन 75 साल बाद भी हमारा देश एक खड़ा हुआ है और पिछले 75 साल में सिक्किम जो था वो हमारे देश में हुआ है। आर्टिकल 370 आने के बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरह से हमारे देश में आ गया है। सॉरी। तो ये हमारे लिए बहुत एक गौरवान्वित करने वाली बात है कि 75 साल से हमारा देश केवल सर्वाइव ही नहीं कर रहा है, आज वो पूरे विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो ये हम लोगों को जो हमें आज़ादी मिली है, वो बहुत, जो हमारे आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी मेहनत, उनके बलिदान के बाद में मिली है। तो आज चूंकि हम लोग यहाँ पे आए हैं, समाज से 3 जो मुख्य स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनको याद करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो कोई एक इंसान उठ के बता सकता है हमारे समाज ने जो 3 स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं, जिन्होंने आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, उनके बारे में कोई बताना चाहे? हाँ तो उठा दें। किसी को नहीं पता? यहाँ पर किसी को तो पता होगा कि आज़ादी में हमारे समाज से जो स्वतंत्रता सेनानी आए हैं, जिन्होंने बहुत मुख्य भूमिका निभाई है आज़ादी जब हमको मिली है। आपको पता है? प्लीज माइक किसके पास में? पास ऑन कर दीजिए। आपको पता है? चलो 5 लोगों को पता है। 800 में से 5 लोग, कितना रेशियो हो गया? 1% से भी कम है। जी बताइए। हेलो, बिहार रानी लक्ष्मीबाई हैं, वो मध्य प्रदेश की 1857 में भाग लिया था। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। तो आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1857, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, पहला स्वतंत्रता का संग्राम, उसमें अवंतीबाई लोधी जी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी ने संग्राम किया था ब्रिटिशर्स के साथ में और उन्होंने बलिदान दिया था अपना। तो वो समाज से ही आती है, मध्य प्रदेश से आती है। और भी हमें सेकंड जो थे वो गुलाब सिंह थे, वो गाँव के थे और उन्होंने भी 1857 में ही भाग लिया था। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। एक और स्वतंत्रता सेनानी थे गुलाब सिंह लोधी जी, जो नाव से थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। और बताएं। और उनके नाम से उन्नाव पुलिस एकेडमी भी है। जो थे आपके किसान थे, किसान से ही उन्होंने विवेकानंद से आंदोलन स्टार्ट किया था 1857 में। और ब्रह्मानंद थे राठ से थे, उत्तर प्रदेश से। ओके, बहुत अच्छी बात है। 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आपका नाम बता दीजिए। प्रदीप जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए और रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आज़ादी आपको मिली है, आज आप आज़ाद यहाँ बैठे हुए हैं, ताली बजा रहे हैं या फिर आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, ये उन स्वतंत्रता सेनानियों की देन है जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया। तो हमारे समाज के 3 स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन हो गए? वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी, गुलाब सिंह लोधी जी,